हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। तो मैं आपको इस पर्टिकुलर फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, और इसका अगर लॉन्च ऑन डेट देखे तो 1 जनवरी 2013 है। तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये फंड 11.4 इयर्स पुराना है। अगर इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.4 इयर्स में 19.41% तक का रिटर्न है, लेकिन इस फंड का जो रिटर्न है 11.4 इयर्स में 20.76% तक का रिटर्न है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि इसने अपने कैटेगरी को लगभग 1% से बीट कर रखा है और इसका रिटर्न भी बहुत ही अच्छा खासा है, 20.76% फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब 11.4 इयर्स में ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। रिटर्न के मामले में मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मान लीजिए आपने 1000 रुपए एसआईपी किया होता कंटिन्यूअसली 10 साल तक इसी फंड में, हर महीने, तो आपके जो 1000 रुपए वो कन्वर्ट मतलब हो जाते, जो आपके 10 साल में जो जो आप एसआईपी करते हो उसका कन्वर्ट हो जाता है 1,20,000 रुपीज में। और आपको 1,20,000 रुपीज बन जाता है 4.04 लैक्स। मतलब आपके करीब करीब जो पैसा है लगभग 4 गुना हो जाता। 4 गुना आप नहीं मान सकते, 3.5 गुना लगभग पैसा हो जाता। तब देख पा रहे कि इन्वेस्टिंग की पावर और कंपाउंडिंग की पावर। अब नंबर 2 पे आप देख पा रहे हैं कि मतलब अगर मान लीजिए आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना करके आपने 1000 रुपए कंटिन्यूअसली एसआईपी किया होता हर महीने 10 साल तक, तो आपका जब अमाउंट डिपॉजिट होता वो 1,20,000 रुपीज और आपका 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता 1,98,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा है लगभग डबल होता है। डबल नहीं होता, मतलब आप मान सकते हैं डबल से भी 30-40 हजार रुपए कम है। तो लगभग डबल आप मान सकते हैं। तो रिटर्न आप देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंसेस आपको इन्वेस्टमेंट का डिफरेंसेस दिख पा रहा होगा इस फंड में और गोल्ड में भी। और अगर मान लीजिए आपने एफडी पे किया होता तो एफडी में 1,000 रुपीज तक किया होता कंटिन्यूसली 10 साल तक हर महीने, तो आपको जो अमाउंट डिपॉजिट होता 1,20,000 रुपीज और 1,20,000 रुपीज आपको कन्वर्ट हो जाता 1,74,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब डिफरेंसेस जो जो पहले में जो है और जो लास्ट में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, जो एफडी है और जो इस फंड में है, डिफरेंस आपको दिख पा रहा होगा। जो पैसा लगभग 3.5 गुना हो गया और यहाँ पे पैसा आपका डबल तक भी नहीं हुआ। डबल तो छोड़े, 1.5 गुना भी नहीं हुआ। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न अबव एवरेज ही माना जाएगा, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में रिस्क थोड़ा कम लेके भी आपको रिटर्न 20% प्लस दे रहा है, तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न माना जा सकता है। और रिस्क की बात करें तो रिस्क ये एवरेज लेके चलता है। तो क्यों एवरेज लेके चलता है, आगे हम मार्केट कैपिटल के बारे में बात करेंगे और सेक्टर एलोकेशन की बात करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। और मैं आपको जब यहाँ पे एवरेज की बात करता हूँ तो आप ये मत समझिए कि मतलब ये ओवरऑल एवरेज है तो आप सोच रहे कि यार एवरेज रिस्क है तो बहुत बढ़िया फंड है, लेकिन नहीं। मैं ये एवरेज बोल रहा हूँ एज कम्पेयर टू अदर मिड कैप फंड्स। तो आप ये भी कंसिडर करिएगा। अब मिनिमम एसआईपी की बात करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज से कर सकते हैं। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब अगर आप लमसम करना चाहते हैं, तो आप 5,000 रुपीज से लमसम कर सकते हैं। तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा कि 5,000 रुपीज का वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर 1,000 रुपीज वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता और एसआईपी 100 रुपीज रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। लॉक इन पीरियड बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप इसको सेल करके प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मार सकते हैं। उसके बाद एयूएम साइज की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका साइज है 17,910 करोड़। तो मतलब 18,000 करोड़ के रुपीस के बराबर है। और मैंने आपको जैसे कि बता रखा है कि एयूएम साइज होता क्या है कि आपका कितना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो कितने लोगों मतलब कितना पैसा आपका इन्वेस्टेड लोगों ने लगा रखा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 17,910 करोड़। अगर एयूएम साइज कम होता तो आप सोचते कि यार ये वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं है, तो थोड़ा डर रहता है। अगर एम से ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि यार फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें क्या है कि जो फंड मैनेजर है वो उसको क्या होता है, बीच बीच में वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि यार एसआईपी जारी रखिए, क्योंकि उसका जो एयूएम साइज है बहुत बड़ा हो गया, मैनेजमेंट करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जब फंड मैनेजर मैनेज कर लेता है तो कोई ज्यादा इशू नहीं आता है। लेकिन अगर सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो है आपका 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एयूएम साइज एकदम परफेक्ट है, जो हमारा जो मैंने जो क्राइटेरिया सेट कर रखा है उसी के अंदर आता है। तो एकदम एयूएम साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बेस्ट एयूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये बेसिकली फंड मैनेजर को हम फीस देते हैं, तो फीस यहाँ पे 0.82% तक का देना पड़ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, 1% के नीचे है आपका एक्सपेंस रेशियो, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग रन में 1% मतलब लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। और आप ये 1% कभी मत, ये 0.82% कभी कम मत समझिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है।
क्योंकि मैं ज्यादातर रिकमेंड करता हूँ 0.5%, 0.4%, 0.6%, ज्यादा से ज्यादा 0.7%। 0.82 थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 1% से क्रॉस हो जाता है, 1% भी होता है तो मैं आप उसको बोलता हूँ कि यार यार बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। अगर रिटर्न ज्यादा देता है तो चलो तब आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कंसर्न है, थोड़ा सा, मतलब 1 से नीचे तो है लेकिन थोड़ा सा आप मान सकते हैं ज्यादा है। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यूनिट, अगर आप मान लीजिए 1 साल से पहले आपने सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो आपको 15% तक का आपको टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन टैक्स रिजिम के अंदर आते हैं तो। अगर मान लीजिए आपने 1 साल तक होल्ड करा, 1 साल के बाद आपने सेल करा तो आपको 10% तक का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपने इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं तो। अगर आपने 1 साल पे एग्जिट लोड, अगर 1 साल के अंदर आपने सेल खरीदा, आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और आपने 1 साल तक नहीं, 1 साल के बाद सेल करा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। तो मार्केट कैपिटल की बात करें जो कि मेन पॉइंट पे, मतलब ये जो मेन पॉइंट है, अगर हमको पता चले कि यहाँ पे रिस्क और रिटर्न कैसा मिल रहा है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली मिड कैप फंड है, तो इसमें मिड कैप का एलोकेशन 68.36% तक का कैपिटल एलोकेशन है। और सेकंड पे आप स्मॉल कैप में देख रहे हो तो 18.41% तक का एलोकेशन है, मतलब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 90% तक का रिस्क ले रखा है, तो रिस्क बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आप देखो मिड कैप 68.38% और स्मॉल कैप में भी आप 18.41% तक का रिस्क ले रखा है, तो टोटल 90% हो गया। और अगर आप बात करें 90% के क्रॉस तो कर ही जाते हैं, मतलब 90% के आसपास आप मान सकते हैं, क्योंकि आप देखो 68 मतलब 70% कंसिडर कर दिए, यहाँ पे 20% कंसिडर कर दिए, तो 90% है ही। और आप मान सकते हैं कि यहाँ पे लार्ज कैप फंड है और डेप्ट एंड अदर्स है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं करीब 12%, ये थोड़ा कम रिस्क लेने की कोशिश करिए इस फंड ने, लेकिन 88% तक का रिस्क है, तो रिस्क इसमें बनता है, रिस्क बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिड कैप फंड है तो रिस्क तो बनेगा ही, लेकिन स्मॉल कैप फंड से थोड़ा सा कम रिस्क ही है। अब यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो पहला है कंज्यूमर साइक्लिकल, जिसमें 29.38% तक का एलोकेशन है। सेकंड पे आता है फाइनेंशियल सर्विस, जिसमें 18.32% तक का एलोकेशन है। थर्ड पे आता है इंडस्ट्रियल, जिसमें 17.67% तक का एलोकेशन है। फोर्थ में आता है बेसिक मटेरियल, जिसमें 9.73% तक का एलोकेशन है। फिफ्थ में आता है हेल्थ केयर, जिसमें 8.62% तक का एलोकेशन है। सेवंथ में आता है हमारा रियल एस्टेट, जिसमें 4.98% तक का एलोकेशन है। एट में आता है कंज्यूमर डिफेंसिव, जिसमें 3.1% तक एलोकेशन है। सेकंड लास्ट में आता है कम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें 2.13% तक एलोकेशन, और लास्ट में आता है हमारा टेक्नोलॉजी, जो कि 1.48% तक का एलोकेशन है। तो आप देख पा रहे हो कि मतलब यहाँ पे जो इनका टॉप, ये जो 3 सेक्टर्स है ना, मतलब कंज्यूमर साइक्लिकल्स हो गया आपका, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंडस्ट्रियल्स, ये 3 सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आपको ये पर्टिकुलर फंड अच्छा खासा रिटर्न देगा। अब फंड मैनेजर की बात करें तो दो फंड मैनेजर है, वो है वाविन बिटलानी, जिनका 0.08 ईयर्स एक्सपीरियंस है, और सेकंड है प्रदीप केसवान, जिनका एक्सपीरियंस भी 0.08 ईयर्स है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के मामले में दोनों फंड मैनेजर एकदम नए हैं, तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि जब ये फंड मैनेजर इतने नए हैं तो इनको मैनेजमेंट करने में बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि ये विद एक्सपीरियंस ही इनको पता चले कि यार क्या गलती कर रहे हैं। एक तो इनको एक्सपीरियंस बंदा रखना चाहिए, ताकि दूसरा बंदा जो इनएक्सपीरियंस हो तो उसको गाइड कर सके, तो यहाँ पे एक नेगेटिव मैं फीडबैक दूंगा। तो रेटिंग की बात करें तो 3 आउट ऑफ 5 है। रीजन ये कि सबसे पहला तो है फंड मैनेजर, जो दोनों की दोनों फंड मैनेजर वो इनएक्सपीरियंस है। एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होता है तो थोड़ा बहुत आप सोचते हैं कि यार वो गाइडेंस दे सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही इनएक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे इसलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा नेगेटिव पॉइंट हो गया कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो इनका जो सेक्टर एलोकेशन है वो एकदम कॉन्सेंट्रिक है, मतलब आप देख पा रहे हैं कि 3 सेक्टर पे टोटली डिपेंडेंट है। थोड़ा कम डाइवर्सिफिकेशन हमको देखने को मिल रहा है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से भी बचने की कोशिश करिए, लेकिन फिर भी कम डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात है, देखा जाए तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अब देख पा रहे हैं कि मिड कैप जो है इसमें 68.36% तक एलोकेशन, और स्मॉल कैप में 18%, मतलब क्या करीब करीब 86 से 88% तक का रिस्क लेके चले हैं, तो रिस्क ही बहुत ज्यादा बन जा रहा है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, और उसके बाद जो नेगेटिव पॉइंट है वो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा नहीं है, 1 के नीचे ही है, लेकिन 0.6 या 0.5 होता तो ज्यादा अच्छा रहता। और बात और एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मिनिमम एसआईपी यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब लमसम जो है 5,000 रुपए से अगर 1,000 रुपीज होता तो ज्यादा अच्छा होता है, मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज है तो 100 रुपीज होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो ये थोड़ा मुझे अजीब खराब लगा इसमें, तो इसीलिए इसका जो रेटिंग है 3 आउट ऑफ 5 है, लेकिन इसका रिटर्न जो है आप देख पा रहे हैं वो अच्छा खासा है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छा खासा रेटिंग दे रखा है, 3 मतलब 3 दे रखा है, क्योंकि रिटर्न इसका अच्छा है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो थोड़ा सा उसे सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन एयूएम साइज अच्छा है,
और बाकी आप इसमें अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, देखिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये कोई इतना बुरा फंड नहीं है कि इतना अच्छा फंड नहीं है। तो आप इसमें अगर टाइम हॉरिजन आपका 7 से 10 साल है, 7 to 10 years है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपना सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में मत लगाइए। ये फंड से अच्छा आपको कहीं मिल जाएंगे मिड कैप कैटेगरी में, तो आप मिड कैप कैटेगरी में लगा सकते हैं। आपको रिसर्च करके और भी अच्छे फंड्स आप देख सकते हैं। क्वांट्स मिड कैप फंड है आपका, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, वैसे वो कोटक का मिल जाएगा इमर्जिंग इक्विटीज। तो ऐसे एक्सिस मिड कैप फंड है, तो ऐसे आपको कई सारे फंड्स इससे थोड़े बेटर आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये फंड भी बुरा नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपका टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे रिस्क रहता है, आपको रिस्क यहाँ पे ले रहे हैं, तो आपको रिटर्न भी थोड़ा अच्छा खासा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे 20% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस है। रिटर्न जो है यहाँ पे रेंज रहेगा 17% से लेकर 24%, इसके बीच में आपको रिटर्न मिलेगा लॉन्ग रन में, अगर आप 7 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहते हैं, बशर्ते 7th या 10th ईयर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए या वॉर लाइक सिचुएशन ना आए। अगर ये कोई सिचुएशन नहीं आ रहा, आप अगर ऐसे ही जैसे अभी कंडीशन चल रही है, छोटे मोटे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।